स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 10 के साइंस के चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ये पार्ट 2 है। इसमें हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी तक हमने न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस कर लिया था पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखें। जो भी फूड मटेरियल हम न्यूट्रिशन से अंदर लेते हैं वो हमारी सेल्स में जाता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन का, कुछ एनिमल्स तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके जो हमने फूड यानी कि ग्लूकोज खाया था उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करते हैं। और जबकि दूसरे जो है वो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बट पहला केस जो है हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सेम होता है, जिसमें जो है ग्लूकोज एक 6 कार्बन का मोलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है 3 कार्बन के मोलिक्यूल को, जिसमें हम पायरुवेट कहते हैं। ये प्रोसेस आपकी साइटोप्लाज्म में होती है। ये एक नंबर जो है आपका कंपटीशन एग्जाम में भी आ चुका है। पायरुवेट बाद में कन्वर्ट होता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, जो ईस्ट के अंदर होती है। इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए इसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे है। यहाँ पर आप समझिए, ठीक है। यहाँ पर देखो, आपका ग्लूकोज है 6 कार्बन का मोलिक्यूल। अब इसका ब्रेक डाउन होता है साइटोप्लाज्म के अंदर और क्या बन जाता है फाइनली, आपका पायरुवेट नाम का एक कंपाउंड बन जाता है जिसमें 3 कार्बन मोलिक्यूल होते हैं, ठीक है। अब 3 कंडीशन है, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली कंडीशन ये है कि जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। ये केस आपका किस में होता है, ईस्ट नाम के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। उस केस में वहां पर क्या बनता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में एनर्जी। इथेनॉल देखो, ये अल्कोहल बनाने के लिए इसी प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जो आपकी अल्कोहल बनती है ना, वो इसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। दूसरा है लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट तो होती है लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में होती है। ऐसा कहाँ पर होता है, हमारी मसल सेल्स में। जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या कोई रनिंग वगैरह ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पर हमारी मसल सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपका पायरुवेट किस में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। अब ये लैक्टिक एसिड ना क्या करता है, ये पेन कोज करता है। तो आपने भी कई बार महसूस किया होगा, जब भी आप शुरुआत में एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो आपको काफ़ी दर्द होता है, और ये दर्द का कारण क्या है, लैक्टिक एसिड ही है, ठीक है। अब आता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जो सेल ऑर्गेनेल होता है, ठीक है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पायरुवेट और वाटर और प्लस में एनर्जी। अच्छी खासी अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, तो दैट मीन्स ये रिएक्शन एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है, ठीक है। जो भी आपकी ये एनर्जी बनती है वो किस एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, और वो मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा, एटीपी। क्या होता है, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एक मॉलिक्यूल है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर हो जाता है। इसे हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। और ये एटीपी जो है जब ब्रेक डाउन होता है तो हमें काफ़ी सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, जिसका इस्तेमाल सेल जो है अपनी एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए करता है, ठीक है। अब देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो डिपेंड करता है आपके ऑक्सीजन पर, है ना, अभी पढ़ा ऊपर। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है एरोबिक वाले, उनके पास सफिशिएंट ऑक्सीजन होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने देखा, प्लांट जो है अपनी गैसेस का एक्सचेंज किसके थ्रू करते हैं, स्टोमेटा के थ्रू। पीछे पढ़ा था ना वो गार्ड सेल्स वाला, है ना। और इनके बीच में ना काफ़ी सारा स्पेस होता है सेल्स के बीच में, ठीक है। और वो एयर से कॉन्टैक्ट में रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है डिफ्यूजन के जरिए जो है शेयर होती रहती है। डिफ्यूजन पता है ना, मेम्ब्रेन के थ्रू पास होना एक लेवल से दूसरे लेवल पर, ठीक है। डिफ्यूजन की डायरेक्शन डिपेंड करती है आपकी एनवायरनमेंट कंडीशन पर और प्लांट की रिक्वायरमेंट पे। रात के समय जब कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती है तो CO2 एलिमिनेशन सबसे मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी होती है। मतलब रात के समय क्या होता है भैया, उल्टा हो जाता है। जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती है तो प्लांट क्या छोड़ते हैं, फिर उस टाइम पर CO2 एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। बट ड्यूरिंग द डे, लेकिन दिन के समय जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है रेस्पिरेशन के टाइम पर, वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर लिया जाता है। इसलिए कोई CO2 रिलीज नहीं होती, बल्कि क्या होती है रिलीज, ऑक्सीजन रिलीज होती है हमारी इस टाइम पर। तो समझ में क्या आया भैया, अभी तक हम क्या पढ़ते थे कि जो पेड़ है वो ऑक्सीजन देते हैं, बट पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड भी देते हैं, ठीक है। रात के समय जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो उस समय पे पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सुबह के टाइम भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, बट वो कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज कर लेते हैं वही प्लांट अपनी फोटोसिंथेसिस के लिए, और वो कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन में। इसलिए हमें सुबह के टाइम ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। इसलिए कभी भी रात को ना पार्क जैसी जगहों पर तो बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, ठीक है। एनिमल्स ने अपने अलग अलग ऑर्गन डेवलप कर लिए हैं ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने के लिए। जैसे अगर हम टेरेस्ट्रियल एनिमल, जो जमीन पर रहने वाले एनिमल्स हैं, उनकी बात करें तो वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं उनको वो ऑक्सीजन लेनी पड़ती है जो पानी के अंदर डिजोल्व होती है, ठीक है। अब बात करें कि जो ऑक्सीजन पानी के अंदर डिजोल्व होती है ना, उसकी कंसंट्रेशन, उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है एज कंपेयर टू एयर।
तो इसलिए रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। हम कितनी बार से सांस लेते हैं? 12 से 16 बार एवरेज, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक्वेटिक एनिमल्स की, पानी में रहने वालों की, तो उनकी रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि उन्हें कम ऑक्सीजन सप्लाई होती है पानी से। फिशिस क्या करती है? पानी को अंदर लेती है अपने माउथ से और उसको जो है गिल से पास करती है, जहां पर डिजोल्व ऑक्सीजन जो है ब्लड द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं एटमॉस्फेयर से। ये ऑक्सीजन हमारे जो है अलग अलग ऑर्गन्स द्वारा अलग अलग एनिमल्स में एब्जॉर्ब किया जाता है। ये सभी ऑर्गन्स ऐसे डिजाइन होते हैं कि इनका स्ट्रक्चर हमेशा सरफेस एरिया इंक्रीज कर लेता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ये अपने अंदर बॉडी के अंदर खींच सके, ठीक है। तो इनका जो सरफेस होता है ना, जहाँ पे एक्सचेंज होता है गैसेस का, बड़ा ही डेलिकेट होता है, बड़ा ही सॉफ्ट नाजुक कह लो, इस तरीके से होता है। इस सरफेस को बचाने के लिए ये हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम होता है, ठीक है। तो यानी कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो इस मेम्ब्रेन तक हमें हवा पहुंचा दे, है ना। और इसके अलावा एक मैकेनिज्म भी होता है हवा को अंदर और बाहर करने का। तो आइए इस पूरे मैकेनिज्म को हम पढ़ते हैं कि कैसे होता है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हवा कहाँ से जाएगी। हवा हमारे नोस्ट्रिल से जाती है। कहाँ से जाती है बेटा? नोस्ट्रिल, नाक के छेदों से, है ना। नोस्ट्रिल से और थोड़ी बहुत हमारी माउथ से भी जाती है। माउथ और नोज दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं कि नोज से जब जाती है तो हमारे नोज के अंदर कुछ हेयर्स होते हैं। वो हेयर्स हवा के अंदर प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल्स को क्या करते हैं? रोक लेते हैं, ठीक है, जिससे कि अंदर क्या जाती है? थोड़ी साफ हवा जाती है अंदर, बिना कोई डस्ट पार्टिकल के। बट अगर हम माउथ से सांस लेते हैं तो उसमें हमारे डस्ट पार्टिकल भी साथ में जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ, उसके बाद क्या होता है? फेरिंग्स, लैरिंग्स, और उसके बाद ट्रैकिया। ट्रैकिया आपकी क्या है? विंड पाइप है। क्या है? विंड पाइप। जैसे फूड पाइप थी ना इसोफेगस, वैसे ही विंड पाइप है। अब विंड पाइप से क्या होता है? नीचे यहाँ पर आपको कार्टिलेज की रिंग्स बनेगी जो फैसिलिटेट करती है हवा को नीचे की तरफ, ठीक है। अब क्या होता है? नीचे आने के बाद फिर ये दो पार्ट्स में बढ़ जाता है, ठीक है, एक राइट में और एक लेफ्ट में। दो आपका एक पेयर ऑफ लंग्स होते हैं ना, तो दोनों तरफ बढ़ जाते हैं। अब ये लंग्स के अंदर क्या होता है? ये आपके जो है ना छोटे छोटे पाइप्स हैं। ये पाइप्स आगे जाके और फर्दर छोटे छोटे होते चले जाते हैं, मतलब सब डिवाइडेड होते चले जाते हैं। इन्हें बोलते हैं ब्रोंकाई, और नेक्स्ट जो और छोटे हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। और फाइनली लास्ट में जाकर जो है आपको देखो एक गुब्बारे जैसी फिगर जो है मिल जाएगी। इन्हें बोलते हैं एल्विलाई, ठीक है। कुरकुरे की तरह दिख रहे होंगे ये, है ना, पर कुरकुरे नहीं है, ठीक है, एल्विलाई है। इनका एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, देखो गोल गोल गुब्बारे की तरह होता है। जब हवा इनके अंदर जाती है तो ये फूल जाते हैं भैया, ऐसे गुब्बारे की तरह। अब क्या होता है? ध्यान से समझना, इन एल्विलाई के अंदर होते हैं ब्लड वेसल्स। क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती हैं। अब वो ब्लड वेसल्स में क्या होता है? ध्यान से समझना, ब्लड बह रहा है और यहाँ पर क्या आ गई है हमारे पास? एयर आ गई है। अब एयर में क्या क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है, थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, और भी बहुत सारी गैसेज हैं, ठीक है। और ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा इस टाइम पर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा ये होता है। तब क्या करता है? ये ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड इस गुब्बारे को दे देता है, एल्विलाई को, और ये गुब्बारा बदले में ब्लड को क्या दे देता है? ऑक्सीजन। क्या दे देता है? ऑक्सीजन। एक बार ढंग से समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला जो है ये बैलून है हमारा, और ये हमारी ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ब्लड वेसल्स, और ये है हमारी एल्विलाई। अब यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीजन, ठीक है, थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हीलियम पीलियम, थोड़ी बहुत गैसेज जो भी होती है वो सब होते हैं। और यहाँ पर है हमारा ब्लड, और ब्लड कैसा है? CO2 वाला। कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो हमेशा समझना, कोई भी गैस जो होती है ना, जहाँ पर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है वो वहाँ से लो क्वांटिटी वाली की तरफ शिफ्ट हो जाती है, और ये किनके बीच में? मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ज़्यादा है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कम है। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मूव कर जाएगी? इधर मूव कर जाएगी, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करती है। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यहाँ पर हाई है और यहाँ पर लो है, तो इसलिए ऑक्सीजन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? इसके अंदर। देखो, इस ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है? एक हेमोग्लोबिन नाम का रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है। वो इस ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेता है, जोड़ लेता है, और एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेता है। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड के मॉलिक्यूल के साथ, हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप हो जाते हैं, ठीक है। और फिर ये ब्लड जो है पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाता है और हर एक सेल को जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हाँ, ये एल्विलाई का एक काम हुआ, ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। देखो फूल गया ना, तो सरफेस एरिया बढ़ गया, तो इसकी वजह से हेल्प हो जाती है। और साइड बाय साइड यहाँ पर एक और होता है डायफ्रागम। ये क्या करता है? ये काम भैया, जब आप सांस लेते हो तो ये क्या हो जाता है? ऊपर की तरफ मुड़ जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा हवा जो है खींचने में आपकी हेल्प करता है। और लेकिन जैसे ही आप क्या करते हो, बढ़ जाता है, तो उसके बाद ये फिर सीधा होना स्टार्ट हो जाता है, और सीधा होना स्टार्ट होएगा तो क्या हो जाता है? उसके ऊपर से प्रेशर लगता है, और प्रेशर होने की वजह से हवा जो है बाहर निकल जाती है, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया है, ठीक है।
तो हमारी इस ब्रीदिंग साइकिल में एयर जो है अंदर जाती है, बाहर आती है। लंग्स हमेशा थोड़ी बहुत वॉल्यूम हमारी बॉडी के अंदर स्टोर करके भी रखता है, क्योंकि ऑक्सीजन लाने ले जाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इतने में तो बंदा बेहोश भी हो सकता है ना। बॉडी साइज एनिमल का जब बड़ा होता है तो डिफ्यूजन प्रेशर से ही काफ़ी खाली काम नहीं चलने वाला होता, ठीक है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं जो ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में ले जाते हैं, जो रेस्पिरेट बताया था ना, हेमोग्लोबिन है ना, वही सब लिखा हुआ है यहाँ पर। ये आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर। ठीक, चलो तो बस फिलहाल के लिए इसके अंदर इतना ही था। यहाँ पर एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रखा है आपके बच्चों के लिए, मतलब आपके बच्चों के लिए, मतलब आप बच्चों के लिए क्या दे रखा है, देखो लिखा हुआ है स्मोकिंग इंजीरियस टू हेल्थ। हाँ, अब ये सुनते ही कुछ बच्चे तो काट देंगे। लंग कैंसर जो है आज के टाइम पर काफ़ी कॉमन कोज हो गया है, क्योंकि आज के टाइम पे लोग जो स्मोकिंग बहुत करते हैं और स्मोकिंग नहीं भी कर रहे हैं, तो भैया दिल्ली का पोल्यूशन तो इतना मस्त है कि आपके फेफड़े वैसे ही सड़ा दिए होंगे, है ना। अब होता क्या है, ये जब धुआं आता है ना, अपने आप खींचते हो स्मोकिंग का, तो ये एल्व्यूलर्स की जो बॉल होती है ना, ये धुआं इनके अंदर चिपकना स्टार्ट कर देता है, और चिपकने की वजह से क्या हो जाता है, इसकी बॉल ना सख्त हो जाती है, और सख्त होने की वजह से ना ये एक्सपैंड नहीं कर पाता, और साथ ही साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से एक्सचेंज करने में भी बहुत दिक्कतें होती हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन आपके शरीर में नहीं पहुंचती है, और उसकी वजह से आपके शरीर में कई सारी बीमारियां, कई सारी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें हार्मफुल केमिकल्स भी होते हैं जो लंग्स को खराब करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं, कफ करते हैं, और लंग कैंसर जैसी बीमारियां करते हैं। तो होप आप इन सब चीज़ों गलत तरीकों में नहीं पड़ोगे यार, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, उनको खाओ। तो हम लेते हैं अलविदा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट कर दो। जितना कमेंट और लाइक करोगे यार, उतनी वीडियो हमारी आगे सर्कुलेट होगी। पता नहीं क्यों नहीं करते हो तुम लोग, है तो प्लीज़ कर दो यार, कुछ नहीं जा रहा।